रुझान आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। उसमें एक सीट कोटा की है जो कि राजस्थान की है। कोटा में इससे पहले ओम बिरला जीते थे, लेकिन इस बार संदीप शर्मा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से शिवकांत नंदवाना वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो रुझान आने शुरू हुए हैं। गुजरात की 2 सीटों के भी रुझान आए हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। तो उपचुनाव के मद्देनजर शुरुआती दौर में बीजेपी का ही सब कुछ दांव पर है। साख भी है, कद भी है, विचार भी है, सत्ता भी है, सब कुछ। और इन सब के मद्देनजर चूंकि 33 में से 26 सीट बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास है। मणिनगर में भी बीजेपी आगे चल रही है। मणिनगर वही सीट है जहां से लंबे समय तक विधायक के तौर पर नरेंद्र मोदी जीतते रहे। और राजस्थान में भी 2 सीट के रुझान आने शुरू हो गए हैं जहां से बीजेपी आगे बढ़ रही है। बहुत शुरुआती रुझान है, ये हम आपको बता दें, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिसका जिक्र बार बार हो रहा है कि क्या वाकई ये वह सीटें हैं जहां पर बीजेपी को दोबारा जीतना ही है। संजय जी, आप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब बुरे दिन थे तब बीजेपी जब यहां से जीत गई तो अच्छे दिन बीजेपी के लिए आ गए, सत्ता में वो आ गई तो वो वहां से क्यों नहीं जीतेगी। लेकिन एक सवाल ये है, बुरे दिन थे तो आस थी, अच्छे दिन हैं तो फिर वो आस जो है और वो उम्मीद और भरोसे में तब्दील हो गई है, वो बरकरार भी रहना चाहिए। राजस्थान की नासिराबाद से भी बीजेपी आगे चल रही है। संजय जी, बुरे दिनों का जिक्र मैंने सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा था। कि जब 2012 का चुनाव था जिस समय बीजेपी को सिर्फ मात्र 54-56 सीटें आई थी पूरे 403 सीटों में, और उस समय भी ये सारी सीटें पर बीजेपी जीत हासिल कर चुकी थी। और लोकसभा के चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इन सारी सीटों पर बीजेपी आगे है। तो जब लगातार आपने 2 चुनाव में उस पर बढ़त हासिल की या जीत हासिल की, तो इन चुनाव में, इन उपचुनाव में बीजेपी का किसी भी एक सीट पर हारना, मैं कहूँगा ज़बरदस्त धक्का होगा बीजेपी के। यकीनन जितने भी रुझान आ रहे हैं, वडोदरा से भी लोकसभा की भी जो रुझान आ रहे हैं उसमें भी बीजेपी आगे चल रही है। राजस्थान की 2 सीट पर आ रहे हैं, उसमें भी बीजेपी आगे चल रही है। इसका मतलब बहुत साफ है, बीजेपी शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है और वो सारी सीटों पर जो आ रहे हैं वो उसकी अपनी थी। लेकिन एक सवाल हर जहन में होगा आलोक जी कि इस चुनाव परिणाम के असर गठबंधन को लेकर चीज़ें अटकी हुई हैं महाराष्ट्र में। और हमें जहां तक याद आ रहा है, सामना में लिखा था उद्धव ठाकरे ने जब बिहार में हार मिली थी या उतनी सीट नहीं जीत पाई थी, 6-4 वाला आंकड़ा था, लहर के सवारी हमेशा नहीं हो सकती है या लहर का असर उतना नहीं नज़र आ रहा है। इसलिए अकेले और गठबंधन पे ध्यान देने का जिक्र उन्होंने सामना में करके लिखा था। अब जब गठबंधन सीटों के तालमेल को लेकर महाराष्ट्र में अटका हुआ है, तो क्या ये चुनाव परिणाम जो भी आते हैं ये कहीं ना कहीं गठबंधन के कद को छोटा करेंगे या उसको बार्गेनिंग पावर दे देंगे? ये दोनों स्थिति हो सकती है। देखिए, निश्चित रूप से मुझे तो लगता है गठबंधन पर बहुत असर पड़ेगा। और भाजपा की जो स्ट्रेटेजी अभी तक दिखती है, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, वो एक छत्र राज चाहते हैं। और मुझे उम्मीद यही है कि वो चाहेंगे इस चुनाव में जितनी सफलता मिलती है उसके बाद कि शिवसेना यदि ज़्यादा दबाव बनाती है, या दूसरे, अभी तो हरियाणा में भी बीच में बातचीत चलती रही, तो ऐसी स्थिति में वो कहेंगे कि नहीं, हम अपने बल पर लड़ लेंगे। या जैसे कहते हैं फ्रेंडली मैच, जैसे कहते हैं नहीं ठीक है 10 सीटें आप लड़िए, हम भी लड़ेंगे। ये दबाव बनाने की कोशिश भाजपा से और ज़्यादा होने वाली है। ये और ताकि गठबंधन, मतलब किसी बैसाखी की अब हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, ये भाजपा का लक्ष्य तो है। हम कार्यक्रम के बीच में सुनाएंगे आपको। ये इसका जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पहली बार हमने देखा कि शिवसेना के चीफ प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे ने इस बात का जिक्र किया कि लहर तमिलनाडु में तो नहीं चली, बंगाल में तो नहीं चली, उड़ीसा में तो नहीं चली, और उनका यह भी कहना था कि पंजाब में भी नहीं चली, वहाँ तो आपका गठबंधन था। तो गठबंधन अगर मजबूत रहेगा तो ही लहर चलेगी गठबंधन वाले राज्यों में। इस बात का जिक्र बहुत शार्पली उन्होंने किया है। हाँ, मतलब उनका दबाव तो ये रहेगा ही कि आप गठबंधन पर चलते रहिए, लेकिन इनका यदि आगे के लिए जो वो चूँकि तैयारी आगे की कर रहे हैं, माने वो अभी तत्काल के चुनावों को देख ही नहीं रहे हैं। मोदी देख रहे हैं 2019-2024, उन्होंने तो अपना 10 साल का एजेंडा उनके पास तय है। उनको न उद्धव ठाकरे की परवाह है, न शायद मोहन भागवत की परवाह है। अब उन्हें अपनी परवाह है कि 2024 तक क्या करना है। संजय जी, ये कहाँ तक महत्वपूर्ण है कि गठबंधन दल जो होता है और जो मोदी का दबाव पड़ा लहर के तौर पर गठबंधन के दलों पर भी, ये दोनों के बीच की टकराव की स्थिति में क्या गठबंधन पूरी तरह मायने नहीं रखता या उस महत्वहीन हो जाता है? देखिए, मैं थोड़ा सा इससे मतभेद रखता हूँ कि अगर आप उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का जब जिक्र हुआ
तो मोदी की लहर नहीं थी, ये मानना शायद थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। क्योंकि आप देखें वोटों का प्रतिशत देखें, वेस्ट बंगाल में बीजेपी बिल्कुल कांग्रेस के करीब आ गई थी 2014 के चुनाव में, सीटें भी जीती। उड़ीसा में बिल्कुल करीब है कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट है बिल्कुल नज़दीक आ गया है। तो इतना इजाफा आप 2009 से अगर तुलना करें 2014 में, तो बीजेपी ने अपने वोटों का इजाफा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बहुत बड़ा किया, बहुत बड़ा इजाफा है। अब सिर्फ वेव से, आंधी से आप हर राज्य में ढेर सारी सीटें जीतेंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। वोटों का प्रतिशत बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पैठ है उस राज्य में बढ़ा और उसमें मोदी का योगदान रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। इवन तमिलनाडु, मेरा ख्याल है तमिलनाडु में वो भी 11-12% बहुत सरप्राइजिंग है तमिलनाडु में भाजपा का असर देखना, जो आपके आंकड़ों की यदि बात करें। नहीं, वो सारी लड़ाई दिल्ली को लेकर थी बस, लेकिन राज्यों को जब मसला आएगा तब देखिए, ये निश्चित रूप से किसी भी राज्य में जाएं तो आप देखेंगे कि लोकसभा में जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टियों के लिए वोट पड़ता है और जिस तरह से जो क्षेत्रीय पार्टियों की जो बार्गेनिंग पावर होती है वो थोड़ी कम होती है। और जैसे ही विधानसभा के चुनाव आएंगे तो क्षेत्रीय पार्टी, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बिहार की कोई पार्टी हो, यूपी की पार्टी हो, हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं कि जब ये राज्य का चुनाव है उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा हो और बड़ी पार्टियां, तो सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, उनका दांव पर लगा हुआ है। एक मिनट गौरव, आप वडोदरा में मौजूद हैं और वडोदरा के रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी आगे चल रही है। इसके अलावा भी 2 सीट विधानसभा की जो जिक्र हुआ है उसमें भी बीजेपी आगे चल रही है। और गुजरात का मतलब तो मोदी था, अब आनंदीबेन है और अब तो चीनी राष्ट्रपति भी वहाँ पहुँच जाएंगे तो और स्थिति अनुकूल हो जाएगी। लेकिन सवाल हर जहन में बार बार ये हो रहा होगा कि क्या ये चुनाव परिणाम आनंदीबेन को उस कद के हिसाब से खड़ा कर पाएंगे जो कद मोदी वहाँ पर छोड़ कर आए? प्रसून जी, अगर मोदी जी की बात की जाए शुरुआती तौर पर तो मोदीमय गुजरात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वो खुद यहाँ चुनाव लड़ रहे थे तब तो 70-75% लोग यहाँ वडोदरा में आए थे वोट डालने के लिए। आनंदीबेन पटेल ने बेहद कोशिश की है, उन्होंने सभी जो 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, विधानसभा के क्षेत्र है, उनका दौरा किया। मणिनगर हो, टंकारा हो, आनंद हो, लिमखेड़ा हो, हर जगह वो गई, अपनी पूरी टीम के साथ गई और बीजेपी का वर्चस्व फिर बरकरार रहे इसका उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन मोदीमय है गुजरात, वडोदरा में फिलहाल बीजेपी आगे है, इसमें दो राय नहीं। जितने भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात होती है प्रसून जी, उनका यही कहना है कि कांग्रेस की कोशिश ये है कि वो अपना वोट शेयर बढ़ाए, धीरे धीरे एक बार फिर सेंध मारने की कोशिश करे और फिर जीतने का प्रयास करे। ये कांग्रेस की कोशिश है। नतीजा क्या निकलेगा आमतौर पर लोगों को मालूम है। 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या नतीजा निकलेगा, कांग्रेस की कोशिश है वहां भी वो सेंध मारने में सफल हो। आपने चीनी राष्ट्रपति की बात की तो यहाँ पर उन रिश्तों में मिठास घोलने की पुरजोर कोशिश हो रही है। इस समय मैं वडोदरा में हूं, लेकिन कल मैं अहमदाबाद में था और अहमदाबाद में बड़े बड़े होर्डिंग हर जगह आए हैं प्रसून जी, जो ये कहते हैं कि भारत और चीन दो सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, सबसे पुराने संबंध हैं और उन्हें और प्रगाढ़ बनाने का इस समय प्रयास चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, हमने वहाँ के बोर्ड देखे, ये पहली बार शायद किसी राष्ट्रपति के लिए ऐसा होगा जब बड़े बड़े इश्तिहार जो वहाँ पर लगे हुए हैं सड़कों पर, एक तरफ चीनी भाषा में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ गुजराती में लिखा हुआ है। तो हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला करे क्या? कुछ बोर्ड्स हिंदी और अंग्रेजी में भी हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने की शैली है। जब वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर चीन गए थे तो वो जानते थे कि करीब 250 जो वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट उनको सुनने आए हैं वो ना अंग्रेजी समझेंगे ना हिंदी समझेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, वो स्टेज पर गए और चुपचाप बैठ गए। एक चीनी व्यापारी, एक चीनी इंडस्ट्रियलिस्ट जो गुजरात में बिजनेस करते थे, उनको स्टेज पर बुलाया और उन्होंने अगले 1 घंटे तक धुआंधार भाषण दिया चीनी भाषा में कि किस तरह से उन्होंने गुजरात में व्यापार लगाया है और किस तरह से उनका फायदा हुआ है। तो ये कार्यशैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। यहाँ पर भी आने के बाद जगह जगह जो पोस्टर बैनर लगे हैं वो चाइनीज मैंडरिन भाषा में है, ताकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद देखे किस तरह से उनका स्वागत हो रहा है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक दिखाना चाहते हैं तो यहाँ गरबा नृत्य भी दिखा रहे हैं। 100 से ज़्यादा शुद्ध शाकाहारी भारतीय व्यंजन उनको खिलाने भी वाले हैं और
जो सबसे बड़ा यहाँ बैनर और पोस्टर लगा है वो ये कहता है कि मेगा सिटी अहमदाबाद वेलकम्स द चाइनीज प्रेसिडेंट। मेगा सिटी, एक मेगा सिटी को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हिंदी चीनी भाई भाई की जब हम बात करते हैं तो 62 के युद्ध के बाद प्रसून जी, आप और हम जानते हैं कि एक बहुत ही अब्यूज्ड शब्द था, ये बहुत ठेस पहुंचती थी दिल को ये शब्द सुन के। नया शब्द क्या है? ग्वांगडोंग गुजरात बैन बैन, ग्वांजू गांधीनगर बैन बैन। तो एक ये नया प्रयास हो रहा है दो इंडस्ट्रियल हब्स को जोड़ने का, मेगा सिटीज को जोड़ने का, रेलवे लाइन बिछाने का। ये कितना सफल होता है ये तो अभी अगले 2 दिन में साफ हो जाएगा। अच्छा, एक बात प्रयास बताइए, जारी है। नहीं आपने देखिए बहुत आप ऐतिहासिक तौर पर अरे आप ऐतिहासिक तौर पर चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। एक बात बताइए, क्योंकि हमें याद आ रहा है कि कभी भी जब चीन में क्रांति हो रही थी, माओ ने कभी गांधी को उस रूप में महत्ता नहीं दी जिस रूप में दुनिया महत्ता दे रही थी। और अब साबरमती के आश्रम में जाना चाहते हैं शी जिनपिंग जो है, ये मैसेज क्या है? बहुत बड़ी बात की आपने, बिल्कुल। एक तरफ माओ जो कहते हैं पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, और दूसरी तरफ शी जिनपिंग जब भारत आते हैं तो नरेंद्र मोदी न केवल उन्हें साबरमती तट पर घुमाने ले जाते हैं, उन्हें गांधी आश्रम ले जाते हैं और उन्हें भेंट की जाएगी। महात्मा गांधी जिस तरह से चरखे पर सूत काटते थे प्रसून जी, वही चरखा शी जिनपिंग साहब को भेंट किया जाएगा। उसके अलावा उन्हें महात्मा गांधी की जीवनी, एक पिक्टोरियल जीवनी उपहार स्वरूप दी जाएगी। तो भारत मैत्री चाहता है चीन से, लेकिन भारत शांति के प्रतीक, महात्मा गांधी अहिंसा के प्रतीक, बापू का देश है। ये शी जिनपिंग को समझाने का प्रयास करेंगे नरेंद्र मोदी। और आपने बिल्कुल सटीक कहा कि दोनों सभ्यताओं में अगर ये भिन्नता रही है, लेकिन दोनों को टेक्नोलॉजी के जरिए, इकोनॉमी के जरिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जोड़ने का भी प्रयास यहाँ पर अहमदाबाद में किया जाएगा। और वो अहमदाबाद आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक इसका सिग्निफिकेंस है। रुझान राजनीतिक तौर पर बेहद रोचक नजर आ रहे हैं। गुजरात की एक सीट पर भी कांग्रेस आगे चल रही है, वो आनंद सीट है। वडोदरा में हालांकि दूसरे राउंड में भी इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। इसके अलावा राजस्थान में एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, 3 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। राजस्थान की 4 सीट बीजेपी के पास थी, गुजरात की 9 सीट बीजेपी के पास थी, उत्तर प्रदेश की 11 सीट बीजेपी और उसके एक सहयोगी दल अपना दल के पास थी। उत्तर प्रदेश में भी 2 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो संकेत एक ये निकल कर आ रहा है कि दरअसल जो मैजिक था, जो जादू था, जो तंत्र था, जो दिल्ली को लेकर बात थी, राज्यों में कहीं ना कहीं इसको किस रूप में देखा जाए संजय जी? ये जो रुझान आ रहे हैं, हालांकि रुझान है, लेकिन इसको अब किस रूप में देखा जाए अगर आनंद सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है? देखिए, बहुत इनिशियल रुझान है, शायद एक राउंड भी अभी पूरा नहीं हुआ, तो इस पे इसको नतीजा मान लेना या मान लेना कि यही रुझान आगे बरकरार रहेंगे, शायद जल्दबाजी होगी। हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, रिजल्ट्स और आगे आ जाए, उसके बाद आप 10-100 करोड़ की बात कर रहे हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर में यही कहा जा रहा होगा। हमें लगता है, बताइए तो, ये अगर संकेत भी है तो भी ये खतरे की घंटी नहीं है क्या? इसको संकेत कैसे मान लें, क्योंकि ये कुछ पोलिंग स्टेशंस की गिनती हुई होगी। संकेत तो हम तब मान सकते हैं कि ये अगर बरकरार रहे 2-3 घंटे तक इस तरह की काउंटिंग, तब तो हम शायद संकेत भी मान सकते हैं। ये बिल्कुल एपिसोडिक हो सकता है, शायद एक ऐसा कोई पोलिंग स्टेशन या 5 ऐसे पोलिंग स्टेशन, यानी आप मानने की स्थिति में नहीं है कि बीजेपी सीट गंवा सकती है? मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी सीट गंवाएगी, और अगर बीजेपी सीट गंवाती है तो बहुत बड़ा झटका है उनके लिए। क्या कहते हैं आलोक जी? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी केंद्र की सत्ता पर है, और बीजेपी इससे पहले राज्यों में थी, जो उसके अपने राज्य प्रभावित इलाके थे, उसमें चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इन तीनों राज्यों की सीटों पर चुनाव भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उसकी अपनी सरकार नहीं थी, लेकिन संजय जी ने एक जिक्र किया कि वो अपने बुरे दिनों में भी इन सीटों पर जीत चुकी थी। लेकिन क्या दिल्ली का मैसेज अगर इतना बड़ा होता है कि वो राज्यों के चुनावों पर भी असर डाल दे, जिसका जिक्र महाराष्ट्र का हम लोग कर रहे हैं बार बार, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी असर होता होगा? दिल्ली का ही होता होगा नेगेटिव असर भी। और दूसरा मुझे लगता है कि इसीलिए अमित शाह ने, आपने ध्यान दिया, अमित शाह ने कहा था, देखिए अब मोदी लहर पर मत निर्भर करिए, एक बयान उन्होंने मुंबई या महाराष्ट्र में जाकर कहीं पर दिया था, और ये कह दिया था कि ताकि अब वो उनको कोड़ा लगाने में भी और होगा,
वो अभी स्टीकरा फोड़ेंगे, मटका जिसको कहना चाहिए, कि भाई देखो राज्य में तुम निकम्मे हो, तुम ठीक से काम नहीं करते हो, अभी और ज़्यादा बड़ा डंडा चलाएंगे, तब तुम हमें बात माननी पड़ेगी। कुछ उन लोगों की सहमति से, देखिए वसुंधरा तो जीत रही है, जिनको एकदम सताई हुई यदि कोई मुख्यमंत्री हैं इस पूरे राज्य में, लेकिन वो जीत रही हैं। और राजस्थान की भी एक सीट पर आगे चल रही है कांग्रेस, बताइए 3 और 1 है। तो इसका मतलब है कि यदि ये ट्रेंड यदि दिखाता है, जबकि हाँ, राजस्थान में भी ये ट्रेंड जो है ये उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में बिहार वाला था, उसी तरीके का ये पूरा ट्रेंड नज़र आ रहा है इस मौके पर भी। तो ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल, हम लौटेंगे इस पर चर्चा करने के लिए। 2 जानकारी दे दें, एक तो ये कि तमाम राज्यों के जो रुझान है उसमें कांग्रेस और क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी सेंध लगा रही है, नई सीटों पर वो आगे निकलती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी स्थिति जिसका जिक्र हम करना भी चाह रहे थे, क्योंकि इसी पैरेलल में तैयारी आज प्रधानमंत्री की गुजरात में हो रही है, और गुजरात में पहुंचने के बाद वहां पर इंतजार होगा चीन के राष्ट्रपति का, और ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र हमको लगता है करना चाहिए कि गांधी की अहिंसा को माओ ने कभी माना नहीं, और इसीलिए माओ ने कहा था कि सत्ता तो बंदूक की लड़ी से निकलती है। लेकिन अब साबरमती के आश्रम में जाएंगे चीन के राष्ट्रपति, ये एक नए दौर का संकेत है। पुराने सिल्क रूट को दोबारा डेवलप करना चाहते हैं, ये भी एक नया संकेत है। और इन सब के बीच विस्तारवादी नीति घुसपैठ के जरिए अगस्त के महीने में 9 बार, जुलाई के महीने में 4 बार, सितंबर के महीने में 3 बार हो चुकी है लद्दाख के क्षेत्र में।